हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अन्य एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बता दें कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में किया था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले खिज्र खां को तैमूर लंग ने मुल्तान और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिससे इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। फिर इसने दिल्ली पर युद्ध किया और युद्ध जीत के एक नए वंश की स्थापना की, जो था सैयद वंश। तो आंसर होगा ए, खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां के बारे में एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा कर लेते हैं। खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। साथ ही साथ यह नियमित रूप से तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां बहुत ही उदार व्यक्ति था। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके राज्य के सारे युवा, दास और वृद्धों ने काले कपड़े पहन के दुख प्रकट किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बता दें, मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था, जो कि 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना। शासक बनने के बाद इसने शाह की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता था स्वतंत्र शासक। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का पहला स्वतंत्र शासक मुबारक शाह था। तो मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने अपने दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया, जिसने मुबारक शाह के जीवन से संबंधित एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही, जिससे कि हमें मुबारक शाह और तत्कालीन सैयद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मुबारक शाह ने एक नए नगर की स्थापना भी की थी, जिसका नाम था मुबारकाबाद। प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में की गई। अगर लोदी वंश की बात करें तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने जो अपना राजत्व का सिद्धांत दिया था, वह समानता पर आधारित था। वह अपने को मकसद ए अली कह के पुकारता था, तथा जब तक उसके सरदार खड़े रहते थे, यह भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी ने बहलोल नाम के सिक्के भी चलाए थे। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने जौनपुर शहर को हुसैन शाह सरकी को हराकर फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो इतने पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बहलोल लोदी ने जौनपुर नगर को अपने राज्य में मिला लिया, और यह उसकी बड़ी उपलब्धि थी। उस तत्कालीन समय में जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी था। जब बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया था, उसी समय ग्वालियर के राजा कीर्तिदेव ने जौनपुर की तरफ से युद्ध किया, जिसके कारण जौनपुर को जीतने के बाद बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया और उसे जीत गया। और ग्वालियर से आते समय ही 1489 ईस्वी में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, सैयद, तुगलक या फिर लोदी? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोदी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले पहले अफगान शासक थे। तो आंसर डी सही होगा। हमारा छठवां प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? प्रश्न यह कह रहा है कि दिल्ली पर जिस अफगान वंश ने शासन किया, उसके शासकों का क्रम बताइए कि सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया और उसके बाद किसने शासन किया। अगर अफगान शासकों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? लोदी वंश। तो लोदी वंश के सबसे पहले शासक से लेके सबसे अंतिम शासक का क्रम बताना है। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। तो पहला कौन सा होगा? बहलोल लोदी। इसमें क्या है? सिकंदर लोदी। ये नहीं हो सकता। इसमें क्या है? सिकंदर शाह लोदी। ये भी नहीं हो सकता। सी में बहलोल लोदी है और डी में बहलोल लोदी है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बहलोल लोदी के बाद कौन शासक बना? बहलोल लोदी के बाद सिकंदर शाह लोदी बना। तो बहलोल लोदी के बाद सिकंदर शाह केवल सी ऑप्शन में है। डी में बहलोल लोदी के बाद इब्राहिम लोदी है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। बहलोल लोदी ने शासन किया, उसके बाद सिकंदर शाह लोदी ने, और आखिरी लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है।
ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर जिन 5 राजवंशों ने शासन किया उनका कालानुक्रम बताइए, कि सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया और उसके बाद किसने किया। तो चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वह था गुलाम वंश। उसके बाद खिलजियों ने शासन किया, उसके बाद तुगलकों ने शासन किया, उसके बाद सैयद वंश ने शासन किया और लास्ट में लोधी वंश ने किया। और इसी लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा देगा और नए वंश मुगल वंश की नींव रखेगा। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो वह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इतना ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। हमारा 7वां प्रश्न है कथन और कारण का। कथन कह रहा है कि बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहलोल लोधी का राजत्व का सिद्धांत समानता पर आधारित था, जिसको कि बंधुत्व भी कह सकते हैं। तो कथन सही है। कारण क्या है? वह तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था। तो कारण सही नहीं है, क्योंकि उसने तुर्की सुल्तानों के अनुसरण करने के रूप में अपने राजत्व सिद्धांत को नहीं दिया। तो कारण गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है। तो हमने अभी क्या किया? कथन सही है और कारण गलत था। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी नहीं हो सकता। ए सही है और आर गलत है। जी हाँ, सी ऑप्शन सही होगा। हमारा 8वां प्रश्न है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी ने की थी। इसके साथ ही आगरा को अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में इसने बनाया। आगरा को राजधानी बनाने का कारण यह था कि वह राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। साथ ही साथ वह राजस्थान से और मालवा से होकर जाने वाले रास्तों पर भी नियंत्रण करना चाहता था। इस वजह से उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में उसको अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार आगरा शहर की नींव किसने डाली? सिकंदर शाह लोदी ने। सिकंदर शाह लोदी की बात करें तो इसने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया, जिसकी लंबाई 30 इंच होती थी। हालांकि कहीं कहीं इसका उल्लेख 39 इंच भी है, लेकिन 30 इंच ज़्यादा ऑथेंटिक है। सिकंदर शाह लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। साथ ही साथ इस्लाम धर्म के अंतर्गत तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों व संतों के मज़ारों पर जाने से भी रोक लगाई। इन सबके बावजूद सिकंदर शाह लोदी एक परिश्रमी, विद्वान और योग्य शासक था। यह विद्वानों का सम्मान भी करता था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। हमारा 9वां प्रश्न है सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ये हम लोगों ने पढ़ा कि सिकंदर शाह लोदी एक योग्य और विद्वान शासक था। वह शिक्षितों और विद्वानों का सम्मान करता था। साथ ही साथ वह गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं भी लिखता था। तो ऑप्शन होगा, तो हमारा आंसर होगा ए, गुलरुखी उपनाम से। सिकंदर शाह लोदी ने तत्कालीन समय में एक संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से भी अनुवाद कराया था। इसके साथ साथ उसने संगीत के एक ग्रंथ का लज्जत ए सिकंदर शाही नाम से भी अनुवाद करवाया। तो ये सारे पॉइंट सिकंदर लोदी के बारे में ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसको कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की नींव रखी। इब्राहिम लोदी के समय की सबसे प्रमुख घटना खतौली का युद्ध था, जो कि 1517 ईस्वी में लड़ा गया। हालांकि कहीं कहीं इसकी तारीख 1518 भी मिलती है। यह युद्ध मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें कि राणा सांगा विजयी रहा। इस युद्ध का कारण था मालवा के क्षेत्र पर अधिकार करना। हमारा 11वां प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो दिल्ली के सुल्तानों में से सिकंदर शाह लोदी प्रथम शासक हुआ जिसने अन्न के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ इसने खुम्स में प्राप्त धन में भी कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के धन का मतलब होता है युद्ध में पाया गया धन। इतना ही नहीं, इसने गड़े हुए धन में से भी कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे कि इसने गड़े हुए धन में से भी कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो आंसर डी सही होगा। सिकंदर शाह लोदी ने ही भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का भी प्रचलन करवाया। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे।
हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? पहला खिलजी, दूसरा लोदी, तीसरा सैयद और चौथा गुलाम। तो बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों का क्रम क्या था? पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया, उसके बाद तुगलक वंश ने शासन किया और उसके बाद सैयद वंश ने। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अंतिम शासक लोधी हुए। तो हमारा क्रम क्या होगा? गुलाम पहला, उसके बाद खिलजी दूसरा, उसके बाद तीसरा सैयद और चौथा लोधी। 13वां प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन गुलाम वंश से संबंधित था, इल्तुतमिश ये भी गुलाम वंश से संबंधित था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसी ने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी, इब्राहिम लोदी लोधी वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर बलबन की बात करें तो बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसने इक्तदारी व्यवस्था को लागू किया, साथ ही साथ इसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन भी किया था और तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, साथ ही साथ कुतुब मीनार की नींव भी रखी। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिकंदर शाह लोदी ने संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। साथ ही साथ इसने एक संगीत के ग्रंथ का लज्जत ए सिकंदर शाही में भी अनुवाद करवाया था। सिकंदर शाह लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। साथ ही साथ इसने युद्ध के धन में से कोई भाग नहीं लिया, गड़े हुए धन में से भी कोई भाग नहीं लिया तथा अन्न पर लगने वाले कर को भी समाप्त कर दिया। सिकंदर लोदी ने ही गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसके साथ साथ सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और उससे संबंधित सारे प्रश्न, साथ ही साथ MCQs और PYQs को समाप्त कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी प्रशासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन नहीं करते, किंतु जब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पेपर टफ लगेगा। इस वजह से हम लोग कोई भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे, सारे बिंदुओं को अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।